रामकिशन शहर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो वहाँ पर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। रामकिशन के गांव में पुरखों की ज़मीन भी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहा करता था। लेकिन एक दिन जिस फैक्ट्री में रामकिशन काम कर रहा था वो फैक्ट्री बंद कर दी गई। रामकिशन की नौकरी चली गई। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? हम गांव चले चलते हैं। वहाँ पर पुरखों की जो जमीन है यूं ही पड़ी है, जाकर उसमें कुछ खेती बाड़ी करते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम खेती कर पाएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम किसान की औलाद हैं। हमारे नस नस में खेती बसी है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे और सब करने लगेंगे। रामकिशन अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपने उजाड़ पड़े घर की साफ सफाई कर उसमें रहने लगता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आते हैं। काका राम राम। अरे राम राम रामकिशन, कैसे हो बेटा? बड़ा अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। भैया अपनी पुरखों की जमीन जायदाद संभाल लो। हाँ काका, सोच तो यही रहा हूँ कि अब गांव में ही रहूँ। लेकिन काका, खेती के लिए पानी तो चाहिए होगा ना? अरे बेटा, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी जमीन के उस कोने पर एक हैंडपंप है। हाँ काका, मैं देखता हूँ जरा जाकर उसको। वो बांस का हैंडपंप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी बांस का हैंडपंप देखा ही नहीं था। हैंडपंप की साफ सफाई करने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाकर उसके साथ उस हैंडपंप की पूजा करता है। पूजा खत्म होने के बाद रामकिशन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, सबसे पहले हैंडपंप तुम चलाओ। शायद तुम्हारे हाथ लगने से हैंडपंप से पानी निकल आए। ठीक है, तुम कहते हो तो पहले मैं ही चला देती हूँ। राधा जैसे ही हैंडपंप चलाती है, थोड़ी देर हैंडपंप चलने के बाद उसमें से चमकती हुई चीजें बाहर निकलने लगती है। रामकिशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि हैंडपंप में से पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है? हैंडपंप में से तो पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है तुम्हारे पुरखों ने सारा खजाना यहीं दबा रखा था। देखो कैसे सिक्के निकल रहे हैं। हाँ राधा, लगता तो ऐसा ही है। लाओ मैं हैंडपंप चलाता हूँ। और काफी देर चलाने के बाद उसमें से सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ हीरे मोती और जवाहरात भी निकलते हैं। सोना चांदी निकलने के बाद हैंडपंप में से पानी भी निकलता है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं। मैं आप पुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब गांव में ही रहूँगा और आपकी पुरानी शान और शौकत को फिर से कायम करूँगा। और इस तरह जमीन के कोने में खड़ा हुआ बांस का हैंडपंप रामकिशन के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ, जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। रामनगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत अमीर थे। रामू अपने सभी साथियों को अपने पिताजी के लाए हुए खिलौनों को दिखा दिखा कर चिढ़ाता था। अरे रामू, आज तू क्या लाया है? अरे अरे अरे, सब लोग दूर से ही देखो, मेरे हेलीकॉप्टर को छूना मत। हाँ, मेरे पिताजी ने इसे विदेश से मंगवाया है। बहुत महंगा है। अभी उड़ाकर दिखाता हूँ तुम सबको। रामू जैसे उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है, वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर सभी बच्चे रामू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, रामू का हेलीकॉप्टर टूट गया, नीचे गिर गया। बहुत महंगा है ना। हाँ हाँ, देखो देखो, कितनी डींगे मार रहा था। इसका तो हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं। रामू बहुत घमंडी होने के साथ साथ नकलची भी था। एक दिन उसी गांव में रहने वाले मंगरू ने अपने पिता द्वारा बनाई गई बांस की साइकिल रामू को दिखाई। रामू उसको देखकर बहुत गुस्से में हो गया और उसने जिद कर ली कि वो भी बांस की साइकिल बनाएगा, और वो अपने पिताजी के आगे जिद करके रोने लगता है। पिताजी, मुझे भी बांस चाहिए, मैं भी बांस की साइकिल बनाऊंगा। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा, बांस की साइकिल नहीं बनती। अरे बेटा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? बांस की भी कभी कोई साइकिल हुई है क्या? जब देखो कोई ना कोई बात के पीछे तो जिद करता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं माना। रामू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए।
रामू ने 2 दिनों में ही अपने नौकरों की सहायता से एक बांस की एक साइकिल बना ली और उसे लेकर गांव के मैदान में खेलने के लिए आ गया, जो कि थी तो एक आम साइकिल, लेकिन उसमें उसने 1-2 चीजें बांस की लगा रखी थी। तभी वहां पर मंगरू भी अपनी जुगाड़ की हुई बांस की साइकिल लेकर आया। उसे देखकर रामू ने कहा, अरे ओ मंगरू, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी बांस की साइकिल पर। ये देख, मैंने भी बांस की साइकिल बनाई है। आजा, दम है तो रेस लगाते हैं। रामू, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। छोड़ो ना, रेस वेस क्या लगानी है, हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चों ने रामू को बहुत समझाया कि तुम्हारी बांस की साइकिल चलेगी नहीं। अरे रामू, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये बांस की साइकिल कामयाब होने वाली नहीं। लेकिन वो नहीं माना और पहाड़ी की ढलान पर वो लोग रेस लगाने लगे। रामू की साइकिल ढलान पर थोड़ी देर तो चली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी साइकिल का एक पुर्जा अलग होने लगा। उसका टायर, फ्रेम सब टूटकर बिखर गया और रामू के हाथ में रह गया तो सिर्फ साइकिल का टूटा हुआ हैंडल, जिसके साथ वो ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। और सभी बच्चे रामू की हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, जिद का अंजाम देख लिया। हाथ में आ गए सारे बांस। लो भाई लो, देखो क्या हो गया अंजाम, देख लो। देखो देखो क्या हालत हो गई है, एक एक बांस निकलकर बाहर आ गया है। साइकिल तो ये बची ही नहीं। रामू का घमंड टूट गया, रामू का घमंड टूट गया। बहापुर नाम का एक छोटा सा गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां पर एक सोहन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही होशियार था। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर काम करने के लिए चला गया। उसकी एक खनिज निकालने वाली कंपनी में नौकरी लग गई। वो अपनी कंपनी के साथ जगह जगह जाता और धरती के नीचे छुपे हुए खनिज पदार्थों का पता लगाता। अपनी मेहनत और लगन से सोहन अपने काम में काफ़ी माहिर हो गया था। अपने तजुर्बे की वजह से वो धरती में छुपे हुए खनिज का पता लगा लेता था, चाहे वो सोना, चांदी, कुछ भी हो। कई साल शहर में काम करने के बाद एक दिन जब सोहन अपने गांव बहापुर वापस आया तो उसे गांव की हालत देखकर बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या, शहर तो इतनी तरक्की कर रहा है और मेरा गांव अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे अब अपना सारा समय अपने गांव में बिताना चाहिए। मुझे अपनी गांव की तरक्की के लिए कुछ करना ही होगा। सोहन ने अब गांव में ही रहने का फैसला किया और अब वो पूरा दिन गांव में घूमता रहता और गांव की तरक्की कैसे हो इस बारे में सोचता रहता। तभी अचानक खोज करते करते उसे गांव के पास की नदी के नीचे कुछ होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान से खोज की तो उसे पता लगा कि वहां नदी के नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है। इतना सोना है कि पूरे गांव की तरक्की हो सकती है। उसने गांव वापस आकर सरपंच और बाकी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें ये बात बताई। काका, मुझे मेरी खोज में पता चला है कि हमारे गांव में नदी के नीचे काफ़ी सोना है। क्यों ना हम वो सारा सोना निकाल लें और उसे गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर इस बात का पता शहर वालों को लग जाएगा तो वो सारा सोना ले जाएंगे। काका, कैसे पता चलेगा? हम गांव वाले किसी को बताएंगे ही नहीं। अरे बेटा, जब नदी में से सोना निकालेंगे तो उस पार से दिखेगा नहीं क्या? सरपंच की ये बात सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। वो रात भर इस बारे में सोचता रहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सुबह जाकर सरपंच को अपना आइडिया बताता है। काका, मैं एक ऐसा पाइप का पुल बनाऊंगा कि जिसके जरिए हम पानी में जाकर सारा सोना निकाल लेंगे और उससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। बस मुझे आप गांव वालों का सहयोग चाहिए। सभी गांव वाले सोहन की बात मान लेते हैं। सोहन एक पाइप का पुल बनाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे नदी का पानी खेतों में जा रहा हो, लेकिन उस पाइप के पुल के जरिए लोग नदी के नीचे से सोना निकाल लेते हैं और वो सारा सोना गांव की तरक्की में इस्तेमाल होता है। गांव में उस सोने को बेचकर पक्की सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल और बाकी कई विकास के कार्य किए जाते हैं। गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका गांव पाइप पुल के जरिए निकाले गए सोने से तरक्की जो कर रहा था। सोहन बेटा, आज तुम्हारे कारण गांव तरक्की कर रहा है। ये तो आप गांव वालों का प्यार है काका। मैंने तो बस अपना एक फर्ज पूरा किया है अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। विशाल गाय बांस का घर। जग्गू सोनपुर में रहने वाला गरीब चरवाहा था।
वो गांव के लोगों की गाय और भैंसों को जंगल में ले जाकर चराया करता था। वो गायों का बहुत ध्यान रखता था और उनसे बहुत प्यार भी करता था। उसकी हरकतें देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, अरे मूर्ख जग्गू, तुझे समझ में नहीं आता क्या? हर कोई तेरा मजाक उड़ा रहा है और तू जब देखो इनकी बातों में आ जाता है। कब तक यूं जोकर बन के सबको हंसाएगा? हाँ, अब तो बड़ा हो गया है, थोड़ी समझदारी से काम ले, नहीं तो यूं ही जग हंसाई होती रहेगी। लेकिन वो लोगों को अपनी हरकतों के कारण हंसता हुआ देखकर हमेशा खुश होता था और कहता था, माँ मैं किसी को हंसा ही रहा हूँ ना, दुखी नहीं कर रहा। एक दिन वो सभी गाय और भैंसों को गांव के पास की चूना भट्टी पर ले गया और उसने सभी भैंसों के ऊपर चूना लगा दिया और कहने लगा, लो भैंस भैया, अब तुम भी बिल्कुल सफेद गाय मैया बन गई हो, अब तुम्हें कोई काली कलूटी नहीं कहेगा। शाम को जब वो वापस गांव आया तो जमींदार ने उससे पूछा, अरे जग्गू, भैंसें कहाँ गई? मालिक, मैंने भैंसों को भी सफेद कर दिया है, अब वो भी गाय हो गई हैं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। भाई वाह जग्गू जी महाराज, क्या न्याय किया है आपने। ऐसा न्याय तो कोई आपके ऐसा महापुरुष ही कर सकता है। जमींदार को उसके ऊपर बहुत दया आई और उन्होंने उसे एक गाय देते हुए कहा, जग्गू ये तुम्हारी गाय है, इसके साथ तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ साथ हमारी गाय भैंसों का भी ध्यान रखना है। जी मालिक। अगले दिन वो जंगल में चराते समय अपनी गाय को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, गाय मैया तू इतनी छोटी है, तू पत्ते कैसे खाएगी? जल्दी से पेड़ पर चढ़ना सीख ले और पत्ते खा। उसका ये भोलापन देखकर वहां बैठे एक साधु ने उसकी गाय को वरदान दे दिया कि उसकी गाय दिन पर दिन बड़ी होती जाएगी और इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो खड़े खड़े ही बड़े पेड़ से पत्ते खाने लगेगी। जग्गू अपनी गाय को लेकर घर आ गया। अब उसकी गाय दिन पर दिन बड़ी होती गई और उसकी गौशाला छोटी होती गई। एक दिन गाय इतनी बड़ी हो गई कि उसके कारण उसकी गौशाला टूट गई। अब जग्गू ने सोचा कि वो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने अपनी गाय के लिए बांस की गौशाला बनाई, जिसे वो रोज गाय के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से खोलकर बना देता। अब जग्गू की विशाल गाय अपनी बांस की गौशाला में खुश रहने लगी और कुछ साल बाद जब वो काफी बड़ी हो गई और खड़े खड़े ही पेड़ से पत्ते खाने लगी। अरे भैया करमू कहाँ चले? अरे धर्मू, मैं जग्गू की विशाल गाय और उसका विशाल घर देखने जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब लोग जग्गू की विशाल गाय और उसकी बांस की गौशाला देखने आते थे